हेलो दोस्तों। आज 13 नवंबर 2023 है और सुबह के करीब करीब 9:30 बजे हैं। और आज साल का गुजरात में आज बेस्त बरस मनाया जाता है, यानी कि साल का पहला दिन, दिवाली के अगले दिन पहला दिन। आज खैर साल का पहला दिन नहीं है। सुनने में आया है कि आज का दिन धोखा है, मतलब एक्चुअली नया साल कल से शुरू होगा। तो खैर कल दिवाली थी और आज मार्केट ओपन है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आज क्या चल रहा है। तो ये आज का निफ्टी का चार्ट है और कल इसने सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया है, जैसे कि हमने हमने अनुमान लगाया था। अभी भी मार्केट का ट्रेंड नीचे ही की तरफ है। इसका मतलब ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इन्वेस्टमेंट करने का। तो अपना पैसा इकट्ठा करके रखिए, लिक्विडिटी बनाए रखिए। आइए देखते हैं कि हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसको सॉर्ट किया है आज के चेंज के मुताबिक और एस्ट्रल में सबसे ज़्यादा चेंज आया है। तो एस्ट्रल आज 1.3% गिरा है। इसका नीचे का ट्रेंड बरकरार है, बनाया हुआ है। अभी भी 1680 के आसपास हम इसे खरीदेंगे। तो अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास में कुछ तो न्यूज़ आया है शायद, क्योंकि ये अगर जब बल्ब दिखाता है इसका मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट निकले होंगे शायद। तो वोल्टास का चूंकि मैं शेयर होल्डर हूँ, वोल्टास का फाइनेंशियल रिजल्ट मेरे पास आया होगा। तो आइए देखते हैं आजकल के अंदर कभी हम इसको एनालाइज करेंगे। खैर वोल्टास अभी तो डाउन है, लेकिन कोई आसपास में लेवल है नहीं, तो हम अभी इसे खरीदेंगे नहीं। हम या तो किसी नए लेवल के बनने का इंतज़ार करेंगे या फिर 755 रुपये 10 पैसे पे इसे खरीदेंगे। तो जैसे कि मैंने कई बार कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 755 रुपया 10 पैसा तक जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये 755 रुपया 10 पैसा तक जाता है तो हम इसे खरीदेंगे। आइए देखते हैं बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है। बजाज फाइनेंस भी बीच में ही घूम रहा है। कोई यहाँ पर आसपास में लेवल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर एक लेवल बना था एक समय पे, लेकिन ये बहुत तगड़ा लेवल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके इस लेवल को टेस्ट कर चुका है और ये ऊपर जा चुका है वहाँ से। तो अब ये लेवल किसी काम का नहीं है, तो इसलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसका अगला पड़ाव 6423 है। या तो हम उसे वहाँ खरीदेंगे या फिर हम इसके ऊपर जाने का इंतज़ार करेंगे या फिर नए लेवल के बनने का इंतज़ार करेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज अपना सप्लाई जोन ब्रीच कर चुका है। अब इस सप्लाई जोन की कोई औकात नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसका अगला सप्लाई जोन ऊपर है 3851 पर। अब ये 3600 के आसपास घूम रहा है। अगर ये 3851 तक जाता है तो हम इसे थोड़ा सा बेचकर प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद डाबर का भी लगता है फाइनेंशियल रिजल्ट या तो आया है या आने वाला है। आज एक्सपेक्टेड है, पब्लिश शायद हुआ नहीं है, इसलिए बल्ब सफ़ेद दिखा रहा है। करने के लिए इसमें भी कुछ नहीं है। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर में भी करने के लिए कुछ नहीं है। इसका अपवर्ड ट्रेंड बना है, अभी तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी इसका अपवर्ड ट्रेंड बरकरार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक नीचे का ट्रेंड बरकरार है, करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर एक लेवल बना तो है एक्चुअली देखने जाए तो, लेकिन चूंकि ट्रेंड नीचे का है, हम इस डिमांड जोन को नज़रअंदाज कर देंगे। हम इसका इंतज़ार करेंगे कि हम यहाँ के आसपास 9893 के आसपास कहीं पे इन्वेस्ट करें। इसका अगला पड़ाव वैसे तो 881 है, तो देखते हैं क्या होता है। कॉनकॉर देखते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन, ये अपने सप्लाई जोन पे है। अगर आपको 20% के ऊपर प्रॉफिट अभी मिल रहा है तो थोड़ा सा बेचकर क्या कहते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। 744 के आसपास अगर आपने इसे बेचा था तो आपको ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बेचा था तो 744 पे थोड़ा सा बेच के प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। आइए इसका नोट लेते हैं। ठीक है, ये 744 पहुंचा था। कब पहुंचा था? डेट है 7 नवंबर, 7 और 8 नवंबर के आसपास। ओके,
सेल एट CMP ही कर देते हैं। Do not sell all. This is a long-term stock. ठीक है। Only for those who have not done so in the last week. In the last week के बजाय on 7th November, 7th and 8th November। ठीक है, 7 और 8 को ये प्राइस मिला था, उसके बाद ये प्राइस मिला नहीं है। तो अगर आपने 7 और 8 को बेचा था तो अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं बेचा था तो थोड़ा सा बेचकर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, ये अच्छा समय है। एशियन पेंट देखते हैं। एशियन पेंट नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड बरकरार है। टाइटन देखते हैं। टाइटन अभी ऊपर है तो करने के लिए कुछ नहीं। TCS देखते हैं। TCS का नीचे का ट्रेंड बरकरार है। 3216 पे हम इसे ख़रीदेंगे अगर ये वहाँ तक जाता है, या कोई नया अगर लेवल बनता है तो उसे वहाँ ख़रीदेंगे, पर अभी करने के लिए कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा ओके, यहाँ नोट लिया जा सकता है। टोरेंट फार्मा सेल सम एट 2086.50। ठीक है। Do not sell all. This is a long-term stock. ओके। उसके बाद आता है रिलायंस। आइए रिलायंस देखते हैं। रिलायंस का डाउनवर्ड ट्रेंड बरकरार है, अभी फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। इसका अगला पड़ाव 2090 पे है, तो अगर ये 2090 पहुंचता है तो हम खरीदेंगे, वरना हम इंतज़ार करेंगे। वैसे तो यह मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना तो था, लेकिन ये डिमांड जोन अब टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर इस डिमांड जोन को छू के ये ऊपर जा चुका है, लेकिन चूंकि ट्रेंड नीचे की तरफ है तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये अगर डिमांड जोन ब्रीच होकर नीचे जाने की संभावना तो है, पर देखते हैं ट्रेंड कब तक डाउनवर्ड रहता है। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स में भी करने के लिए वैसे तो कुछ नहीं। कल मुहूर्त के समय हमने थोड़ा सा ख़रीदा था हेवल्स, लेकिन बेस्ट प्राइस पे नहीं ख़रीदा था, तो अभी भी ट्रेंड नीचे की ओर है। तो देखते हैं, हो सकता है ये 1188 के आसपास पहुंच जाए। अगर पहुंचता है तो हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। डिवीज़ लैब करने के लिए कुछ नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज सप्लाई जोन को छू के ये नीचे की ओर बढ़ चुका है, तो अब ये सप्लाई जोन किसी काम का नहीं। अब अगला सप्लाई जोन जो है वो यहाँ है। एक बहुत बड़ा हो गया, छोटा सप्लाई जोन है ये। ठीक है, और उसका अगला सप्लाई जोन यहाँ है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ये सप्लाई जोन तो हाँ नहीं ठीक है, वैलिड है, तो देखते हैं क्या होता है। पर फिलहाल मुझे लग रहा है ये 2280 तो जाएगा। वैसे तो ये टेस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक बॉलिंजर बैंड डाला जा सकता है। ठीक है, सप्लाई जोन के आसपास पहुंच के ये वापस लौटेगा। SRF को भी एक्चुअली सप्लाई जोन पे बेचा जा सकता है, तो इसका नोट लेते हैं। वैसे तो चांसेस कम है। यहाँ पर भी मेरे को कैविएट लिखना चाहिए, इफ यू आर गेटिंग 20% प्रॉफिट। ठीक है, एट 2475 नहीं 2475 नहीं है सर, 238990 सेल सम SRF at 2390.00 if you are getting 20% profit. Do not sell all. This is a long term stock. ठीक है,
तो अगर 2390 के आसपास आपको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे बेचिए, वरना मत बेचिए। ये लंबा टर्म स्टॉक है, तो अगर बेच भी रहे हैं तो थोड़ा सा बेचिए, ज़्यादा मत बेचिए। और फाइनली रामको सीमेंट देखते हैं सिचुएशन क्या है। ये भी रिकवरी में है, ट्रेंड अपवर्ड्स ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं। अब आइए देखते हैं कि एक फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। अभी समय अच्छा चल रहा है, अभी सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकलते हैं। तो कल एक कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट आया था जो मैं सोच रहा था कि हमें वन ऑफ दीज डेज देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। रिलायंस का शायद आया था फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मैं भी पहली बार खोल रहा हूँ, तो आइए देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। तो ये अप्रूव्ड फाइनेंशियल रिजल्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और ये तो खैर बड़ा लंबा सा एक लेटर होता है शुरुआत में जो मैं इग्नोर कर देता हूँ। और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फाइनेंशियल रिजल्ट। तो 2022 में 2,52,846 करोड़ का बिजनेस हुआ था, सेल्स हुआ था। इस बार 2055 हुआ है, तो मोर और लेस थोड़ा सा बढ़ा है, 1,000 करोड़ के आसपास थोड़ा सा बढ़ा है, 900 करोड़। और अगर ईयर एंड देखें तो 974 है, इसको कंपेयर तो कर नहीं सकते। हाफ ईयर एंड अगर देखें तो 2022 में ज़्यादा बिजनेस हुआ था, करीब 500 करोड़ का, इधर थोड़ा सा कम हुआ है। ये देखते कॉस्ट्स वगैरह एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं। तो 215 मतलब 2,15,000 करोड़ और 2,12,000, तो कॉस्ट थोड़े से कम हुए हैं। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा होगा। ये प्रॉफिट देखते हैं क्या सिचुएशन है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। तो ये लॉस कर रही है कंपनी मोर और लेस। एक मिनट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, लॉस नहीं करी, सॉरी मेरी गलती है, मैं कुछ और ही देख रहा था। 20,000 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, इस साल 26,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर कम हुए हैं तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और ये कंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर एंड टैक्स, तो 20,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ था। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या लॉस अगर देखें तो फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नेट ऑफ टैक्स इस पिछले साल 1,600 करोड़ का नुकसान था, इस साल 1,100 करोड़ का नुकसान है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉस में। ठीक है, इनकम या लॉस। आइए देखते हैं आगे क्या है सिचुएशन। नेट प्रॉफिट 13,000 करोड़ पिछले साल था, इस साल 17,000 करोड़ है ओनर्स को। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉस कम हुआ है, पिछले साल 10,000 करोड़ था, इस बार 1,000 करोड़ है, काफ़ी कम हुआ है नेट लॉस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वगैरह तो बाकी सब तो ठीक ही है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ अगर देखें, एसेट्स पिछले साल 1.6 लाख करोड़ था, सेम ही है, कुछ थोड़ा सा बड़ा है, 80,000 के आसपास, 70,000 के आसपास। लायबिलिटीज़ अगर देखें तो 828 था, 877 लायबिलिटीज़ नहीं, ये कुछ और ही है, लायबिलिटीज़ तो नीचे है, सॉरी। 382,807 करोड़ का लायबिलिटी पिछले साल था, इस बार लायबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास। और एसेट्स भी बढ़ा है, लेकिन 80,000 करोड़, ये अच्छी बात नहीं है, लायबिलिटीज थोड़े ज़्यादा बड़े हैं एसेट्स के मुकाबले। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो ठीक ही है, 1.6 लाख करोड़ था, इस बार ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ है, तो थोड़ा सा बढ़ा है, तो ठीक है। नेट कैश फ्लो बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है, बहुत डबल हो गया है करीब। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नेट कैश फ्लो घटा है, पिछले साल 22,000 करोड़ लॉस में थे, इस बार 40,000 करोड़ लॉस में है, तो अच्छी बात नहीं है ज़्यादा, लेकिन ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बेसिकली लिक्विडिटी कंपनी के पास है, तो मोर और लेस इस साल कंपनी ने अच्छा किया है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि कंपनी बिजनेस ठीक से कर रही है।
वैसे तो मुकेश अंबानी पे मुझे बड़ा भरोसा है, ठीक है, बहुत ही जानदार शानदार लीडर है। तो वैसे तो रिलायंस का कुछ होना नहीं चाहिए ज़्यादातर, लेकिन फिर भी चूंकि हम शेयर होल्डर है, बहुत ज़रूरी है कि हम उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टडी करें। तो रिलायंस तो अभी ठीक ठाक ही कर रहा है, कुछ जगह पर थोड़ा बढ़ा है, कुछ जगह पर थोड़ा घटा है, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, सेल्स उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन ठीक है। क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर्स कम किए हैं तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल टॉप लाइन अच्छा है। तो सारांश में रिलायंस ठीक ठाक कर रहा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से याद करा दूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही सर्टिफाइड हूँ, ना ही क्वालिफाइड हूँ। मैं अपना इन्वेस्टमेंट खुद करता हूँ। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, थोड़ा सा स्टडी किया है, और ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी से मैंने एक कोर्स भी किया है जो कि काफ़ी महंगा कोर्स है, लेकिन मुझे वो कोर्स अच्छा लगा है और मुझे ये रिसर्च करने में उसमें काफ़ी मदद मिली है। तो तो मेरी किसी एडवाइस को आंख बंद करके मत लीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है और आगे भी कहता रहूँगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं देखूँ कि अभी आज मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या स्टॉक का प्राइस अच्छा है? अगर अच्छा है तो ख़रीदना चाहिए, मतलब अगर स्टॉक का प्राइस नीचे है तो ख़रीदना चाहिए, और अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर है तो बेचना चाहिए। तो मैं डे टू डे डिसीजंस में बिलीव करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करता हूँ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शन कर दूंगा मैं, तो प्रेडिक्शन पॉसिबल भी नहीं है और गारंटीड तो है ही नहीं। इसलिए मेरी एडवाइस को आंख बंद करके मत लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ किसी की भी एडवाइस आंख बंद करके मत लीजिए। सेल्फ नॉलेज इज़ द बेस्ट नॉलेज। लेकिन अगर किसी की एडवाइस लेनी है तो अपने क्वालिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लीजिए। मैं तो सिर्फ अपना लॉजिक बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं कि वो भी इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। छोटा सा चैनल है, इस चैनल पे आप कभी कोई ऐड नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं ये चैनल पैसे के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। ये मैं सिर्फ लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। मैंने अगर कोर्स किया है और मैं अगर इसमें से बेनिफिट उठा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें से बेनिफिट उठाएं। तो एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिन लोगों का नया साल दिवाली के बाद शुरू हो रहा है उनको नूतन वर्षाभिनंदन। आशा करता हूं कि आपका अगला साल सुखमय और लाभमय रहे। धन्यवाद।